यस। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, दैट इज द एपीमर। तो एपीमर से भी बेटा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। गिवन कंपाउंड्स में एपीमर्स कौन से हैं, क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एपीमर्स है क्या। बेटा ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सेक्शन है, जहाँ पे हम बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स के साथ, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, विच, देखो पहले डायस्टीरियोमर्स का मतलब पहले समझ लो है क्या। डायस्टीरियोमर्स का बेसिक मतलब ये है कि बच्चों ये आइसोमर्स तो होंगे भाई, दो कंपाउंड्स के बारे में कंपेरिजन किया। आइसोमर्स में यही है कि भाई दो डिफरेंट कंपाउंड, एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है, ध्यान से समझना जरा, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर बीच में मैं मेयर लगाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस एक कंपाउंड से बनने वाला जो आपका मिरर इमेज होगा, है ना, मिरर इमेज होगा, वो एक्चुअली में ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि वो सुपर इम्पोज नहीं करने वाले हैं, एक दूसरे को बिल्कुल सही ढंग से सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। मतलब ए ऑब्जेक्ट से बनने, जैसे मैं आप यहाँ समझो एग्जांपल, मैं और आपको देता हूँ बेटर ढंग से। सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यहाँ से कार्बन, देन ओ एच, देन हाइड्रोजन, देन यहाँ पे और एक्सटेंड कर लेते हैं सी एच ओ हाइड्रोजन। एक चलो मैंने यहाँ पे आपका एक कंपाउंड ले लिया है, इसका नाम है एथ्रियोज। दिस इज द एथ्रियोज। और इसके साथ एक ये आपका कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी लेते हैं, यहाँ से आपका सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, नाउ दिस इज कार्बन हाइड्रोजन ओ एच एंड ओ एच हाइड्रोजन, लास्ट में है बच्चों सी एच टू ओ एच। बिल्कुल ध्यान समझना, आपको समझ में आएगा ना आपके ये डायस्टोरिमर्स क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज, अगर मैं मिरर जनरेट करता हूँ इस तरीके से, तो इस एक कंपाउंड की जो इमेज बनेगी, उस इमेज में देखो ये इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो वो तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक कार्बन ये है कैरल सेंटर, एक कार्बन ये कैरल सेंटर है। तो देखो इसमें आपको जो राइट हैंड साइड पे वो दिख रहा है, वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। जो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा था, ये अभी भी राइट हैंड साइड में ही दिख रहा है। मैं जनरली जो बात यूज कर रहा हूँ उसको समझो कि भाई ये जो ए कंपाउंड दे रखा है, क्या बी कंपाउंड को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज करेगा, और दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं और दोनों की जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, वो दोनों ही क्या सेम, अगर सेम है तो आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब ये आइसोमर्स होंगे तो बट यहाँ कायरल सेंटर कंपाउंड कार्बन को लेके बात करी जा रही है, एक से अधिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो जहां पे ये हम डाइस्टोमर्स बता रहे हैं, ये फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा सेकंड कंपाउंड, या फिर ये जो सेकंड कंपाउंड है, उस मिरर इमेज जो बनेगी उसके साथ ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे। बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। यस। तो बच्चों इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स में क्या है कि भाई एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है, तो एक कंपाउंड से बनने वाला अगर आपका मिरर इमेज बी है, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, मतलब ढकेंगे नहीं एक तरीके से। जब सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो उस केस में ऑप्टिकल एक्टिव तो होंगे ही। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर। लेकिन ये मिरर इमेज नहीं बनाते, ये भी पॉइंट है कि डायस्टोरियमर जो मिरर इमेज भी जनरेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, लेकिन मौलिक का फॉर्मूला आपके सेम होते हैं। लेकिन आपके एंटियोमर्स में अलग केस है, एंटियोमर्स में भी आपके मिरर इमेज तो फॉर्म करते हैं बट सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये एग्जांपल आपको अभी समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो पहले मैं इसको ना स्टेट कर देता हूँ आपको कि एपीमर्स हैं क्या। यस। तो डायस्टीरियोमर्स विद मोर देन वन, मोर देन वन स्टीरियो सेंटर that differ in the configuration, differ in the configuration about only one stereo center, मतलब other than anomeric carbon are called epimers,
आर कॉल्ड एपीमर्स। तो देखो एपीमर्स का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि भाई डायस्टेरियोमर्स आपके होने चाहिए। दूसरा, मैंने डायस्टेरियोमर्स रिपीट किया, मैं फिर से बताता हूँ। डायस्टेरियोमर्स मतलब क्या, आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे और सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एंटियोमर्स में क्या होता है, मिरर इमेज तो फॉर्म करते हैं बट सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी में आते हैं। तो डायस्टेरियोमर्स होंगे विद मोर देन वन स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स का मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ऐसे कार्बन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे, ठीक, कार्य सेंटर दैट डिफर इन द कन्फ्यूरेशन अबाउट वन स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ओनली वन स्टीरियो सेंटर, सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर में डिफरेंस होना चाहिए, सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर में डिफरेंस होना चाहिए, एक से अधिक में नहीं होना चाहिए। उनकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना कि जिस कार्बन पे जो OH और H लगा होगा, तो दूसरे कंपाउंड के साथ जो पोजीशन है वो आपकी OH और H की इंटरचेंज होगी, तो वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे, आपके एपीमर्स होंगे। अगर कहीं दो मिल गए चेंज, कहीं तीन कार्बन के साथ ऐसा मिल गया, तो फिर वो एपीमर्स नहीं होंगे। तो अदर देन एनोमरिक कार्बन, ठीक है, तो आर कॉल्ड एप, उनको बोलते हैं एपीमर्स। जैसे यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं फिर से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में तीन एग्जांपल लेता हूँ, थ्री कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन, लास्ट इज CH2OH। ध्यान देना ये ए कंपाउंड है। बी कंपाउंड बनाते हैं अपन यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ONH, इधर आपका हाइड्रोक्सी, कार्बन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन, लास्ट इज CH2OH। ये आपका हो गया है बी कंपाउंड। सी कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सी कंपाउंड्स भी हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कार्बन, सी डबल बॉन्ड OH। अभी पहले इन ए और बी को जरा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आपको बात समझ में, पहले सी को हम बाद में देखेंगे, पर इनको देख लेते हैं दोनों। तो ए और बी में देखो कि कितने कार्बन ऐसे हैं जो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे, बताओ जल्दी से। पहले तो sp3 चेक कर लो, और उस पर आपके चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ये कार्बन हो गया, एक यहाँ एक कार्बन हो गया, इसके पास एक ही हो गया, एक ही एक हो गया, ठीक है। तो पहले देखेंगे डायस्टेरियोमर्स, हाँ बिल्कुल, आपस में दोनों क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स होंगे। बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। भाई मिरर इमेज फॉर्म नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो लेफ्ट है, इसका जो राइट है वो लेफ्ट चला गया, ठीक है, इसका जो राइट आपको दे रखा है वो लेफ्ट जाना चाहिए था, वो अभी भी राइट। तो पहली बात तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। फर्स्ट जो ए कंपाउंड की जो बी कंपाउंड है वो मिरर इमेज नहीं है। दूसरा, क्या सुपर इम्पोज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। भाई ये OH OH को ढक लेगा, बट ये वाला OH है क्या इस H को ढक पाएगा, नहीं। तो दूसरा ये पहला पॉइंट है कि मिरर इमेज भी नहीं है, दूसरा आपके सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। तो आपके हो गए डायस्टेरियोमर्स, बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसमें एपीमर्स की बात करिए, एपीमर्स भी होंगे, तो मैंने बोला था ओनली वन कार्बन, ठीक है। तो देखो ये वाला सेक्शन देखो और एक ये वाला, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे इसके ऊपर वाला मैंने बताया ओनली वन कार्बन चेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पे OH राइट साइड में, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में है, तो ये दोनों के दोनों जो ए और बी आपस में होंगे वो स्टीरोमर्स के साथ साथ आपके एपीमर्स भी होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों कंपाउंड्स आपके आपस में एपीमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक और लेते हूँ एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा। सी डबल बॉन्ड OH, सी के साथ यहाँ पे OH, कार्बन, H को आप लगा लो, बाकी जो मैं पोजीशन छोड़ रहा हूँ वन बैलेंसी वो आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपका है डी गैलेक्टोज, पढ़ा था हम लोगों ने, दिस इज डी गैलेक्टोज नॉट ग्लूकोज, गैलेक्टोज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 6 है। अच्छा ये आपका हो गया है ए कंपाउंड डी गैलेक्टोज। बी कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन के साथ एल्डिहाइड, पहले तो OH, OH कार्बन, OH लास्ट इज CH2OH, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। ये हो गया आपका बी कंपाउंड, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, दिस इज डी ग्लूकोज। अब आपको हो सकता है कंपाउंड्स के नाम भी लिख के दे दे और फिर उसके बाद पूछे कि एपीमर्स आपस में कौन से, तो आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए सही ढंग से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सी डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं वो एडिशनल कार्बन कहानी मैंने बताई थी। सी के साथ OH, OH, ठीक है, यहाँ पे एक OH और लास्ट में आपका ये CH2OH। व्हाट इज दिस? दिस इज डी मैनोज, ये आपका डी मैनोज है, डी मैनोज। बताओ तो ए और बी का रिलेशन पहले बात कर लें आपस में, ठीक है। देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है,
आपके ऑक्लेक्टिव तो होंगे ही सारे के सारे बीच वाले कार्बन, देखो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो। चेंज सिर्फ कहाँ पे, देखो इसके साथ यहाँ पे चेंज है, बाकी कहीं चेंज आपको दिख रहा है और भी में नहीं दिख रहा है, बट देखो ये भी दोनों सेम पोजीशंस पे है, सिर्फ चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चेंज सिर्फ एक जगह दिख रहा है, बाकी आपको पता है स्टीरियोआइसोमर्स ये आपके होंगे, डायस्टीरियोमर्स कैटेगरी में चले जाएंगे। दूसरा सिर्फ एक कार्बन पे ही आपको चेंज दिख रहा है, ओनली वन। तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, आपके एपीमर्स। ए और बी क्या हो जाएंगे आपस में, आपके एपीमर्स। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कि अब मुझे बताओ कि ए और बी तो आपस में आइसोमर्स, और बी और सी भी आपस में आइसोमर आपके एपीमर्स हैं क्या? तो देखेंगे, एक तो चेंज यहाँ पे हुआ है, बाकी चेंज एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही। तो बी और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपके एपीमर्स हो जाएंगे। बट क्या आपका ए और सी भी आपस में आइसोमर्स आपके एपीमर्स होंगे, ए और सी भी एपीमर्स होंगे, चेक करते हैं। देखो एक चेंज तो आपके फर्स्ट पोजीशन पे ही हो गया, ये चेंज हो गया। दूसरे में बात करते नहीं, चेंज है। तीसरे में भी देखो यहाँ पे ये चेंज ओ एच इधर इधर, तो ए और सी आपस में आपके एपीमर्स नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो जो ए और सी होगा आपस में, वो आपके एपीमर्स नहीं होंगे, बट ए और बी आपस में होगा, बी और सी होगा। एपीमर्स समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग साइकिल के स्ट्रक्चर की तरफ। एपीमर्स पे क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे। अब अब बात करते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं उस पे काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, यस। तो देखो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको आपको बना के दिखाता हूँ। कार्बन, डबल बॉन्डो एंड हाइड्रोजन, कार्बन, दो वैलेंसी यहाँ छोड़ दो आप, टोटल 6 कार्बन आपको, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लिखते हैं। वन, पहले हम बात कर रहे हैं आपके मोनोसैकेराइड्स है ना, मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स को लेकर पहले। तो 1 2 3 4 5, 5 ले लिए मैंने, चलो ठीक है। इससे बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन कैसे वर्क करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ऊपर जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये पाई ऊपर जाएगा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो पता चल रहा है कि ये जो कार्बन है वो वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, डेफिशिएंट सेंटर की तरह। इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि भाई यहाँ से निकलेगा लॉन पेयर, वो लॉन पेयर कहाँ पे मूव करेगा, टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब ये क्या, ये आपका यहाँ पे एल्डोज हो सकता है, या फिर आपका ये कीटोज वाला भी सेक्शन हो सकता है। मैं दोनों पे बात करूंगा, एल्डोज और कीटोज दोनों पे ही बात करूंगा, ठीक है। जहाँ पे आपको OH ग्रुप, मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो हम सेक्शन देखने वाले हैं, जहाँ पे एल्डोज एंड ट्रायोज हैविंग 4 और मोर देन 4 कार्बन विद OH ग्रुप, जहाँ पे 4 और 4 से अधिक, 4 से अधिक, मोर, अगर आपके OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे आपको इस साइकिल स्ट्रक्चर बनाने में काफी आसानी होगी, बिल्कुल इजी बन जाता है। ये बात ध्यान रखना, 4 और 4 से अधिक, 3 वाले में नहीं बनेगा। 4 हो या फिर 4 से अधिक OH ग्रुप हो, वहां पे आपका इजिली बन सकता है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर को लेके, तो पहले मैं बताऊंगा हेमी एसिटल के बारे में। ये है ना साइकिल स्ट्रक्चर, पहले हम बताएंगे आपको हेमी एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल क्या होता है जस्ट मैं बताऊंगा, परेशान मत हो, बिल्कुल आराम से समझो। तो मैं बात को मैंने 5, आप 4 भी ले सकते हो, ये जो गिवन स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 4 और 4 से अधिक। अगर आपके यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स एल्डोज और ट्राइज वाले, एल्डोज और आपके कीटोज, मैं बोलूँ ट्रायोज से बनेगा, नहीं बनेगा। टेट्रोज से बन सकता है, पेंटोज से बन सकता है, हेक्सोज से बन सकता है। मतलब बेसिक पार्ट है कि आपकी 4 और 4 से अधिक होने चाहिए, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर नहीं प्रेजेंट होंगे आपके यहाँ पे सैकेराइड्स के पास, तो फिर आप आंसर नहीं बना सकते हो, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में काफी दिक्कत होगी, वो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल स्टेबल ही नहीं होगा। तो यहाँ से देखो मैंने 5 ले लिया, तो कैसे बनेगा, आप ध्यान से, मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, पहले देखो ध्यान से। तो क्या करो ना, इसको बेंड कर दो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बेंड, रिंग बनाना है तो रिंग को आपको बेंड करना पड़ेगा। यहाँ से कार्बन, कार्बन, ये OH यहाँ पे रहा, कार्बन, कार्बन, देन कार्बन, 2 3 4 5 है ना, ध्यान रखना। ये यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4, क्या होगा भाई, वही सेक्शन है कि यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स हैं, ये पाई ऊपर जाएगा तो ये लॉन पेयर्स यहाँ अटैक कर देंगे। सीन तो कुछ ऐसे होगा, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। फिर यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल समझो, ये सेक्शन कन्वर्ट किस में होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से कार्बन,
कार्बन, देन ऑक्सीजन, ये आपका यहाँ से कार्बन कार्बन, ये एक कॉमन कार्बन ये अटैच, भाई इस कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से सीधा अटैच हो जाएगा और वो ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकलेगा वो और यहाँ पे अटैक कर देगा इस नेगेटिव के साथ, तो ये बन जाएगा यहाँ से OH और ये बनेगा H। आप ध्यान दो, ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है, इतना पूरा सेक्शन, इसको अपन बोलते हैं हेमियासिटल। कार्बन के साथ एक OH हो, एक ऑक्सीजन हो, इधर एक हाइड्रोजन हो, इसको अपन बोलते हैं हेमियासिटल। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? करेक्ट। तो मोनोसैकेराइड्स कैन एग्जिस्ट इन हेमियासिटल फॉर्म, तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो हेमियासिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं? यस। अगर मैं 4 कार्बन को लूं, देखो ये तो बनेगा ना बिल्कुल आसान था साइक्लिक स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बैलेंसी को आप ओपन छोड़ दो, अभी उन पे हम बात करें। मैंने कैसे बनाया ये पूरा समझ, हेमी एसिटल क्या होता है ये भी बात आज से क्लियर हो गई है। अब चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं चलो 4 कार्बन को लेके बात करता हूँ। चलो जैसे मैंने ले लिया यहाँ से कार्बन कार्बन कुछ इस तरीके से 1 2 3 एंड 4, डबल बॉन्ड हो देन H, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर्स, ऑब्वियसली पता है पाई ऊपर जाएगा डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव, तो लोन पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन रिच है सेंटर से वो अटैक करेगा यहाँ, जैसे अटैक करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट कैसे हो जाएगा वो भी देख लो। कार्बन कार्बन इस तरीके से ये बन जाएगा OH, यहाँ नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आने से ये जो हाइड्रोजन है वो H प्लस आयन के फेज में बाहर निकलेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसलिए तो वहां से वो H प्लस आयन फेज में बाहर आएगा, OH बन जाएगा, ये OH बनेगा सीधा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचेगा, वो दोनों से कनेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका हाइड्रोजन। पूरी बात। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है इसी को अपन बोलते हैं हेमी एसिटल, दिस इज दी हेमी एसिटल सेक्शन। लोगों को समझ में आ गया होगा? यस। अब बात करते हैं इसका, तो हम लोग हॉवर्थ प्रोजेक्शन की तरफ इसी चीज को समझते हैं। हॉवर्थ प्रोजेक्शन, तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो कैसे बनेगा। तो ये जो है रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक, वही आपका हॉवर्थ प्रोजेक्शन है, कुछ और नहीं है। तो क्या होगा 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हम लोग 1 2 3 और इस कार्बन से कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपका OH, बाकी आपका ये कैसे बना ये आपको समझ में भी आया होगा, अभी हमने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ से ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन। जो रिंग स्ट्रक्चर है ना आपका सैकेराइड्स का, इसी को बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। यस। अब यहाँ से पॉइंट हमारा ये है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि अगर ये बना है स्ट्रक्चर तो इसमें 2 तरीके से आपका सेक्शन, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड में प्रेजेंट है सैकेराइड्स में, और सामने से मान लो एक OH वाला सेक्शन आया आपका इस तरीके से, जिसके पास लॉन पेयर है। ये कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर है। जब ये प्लेनर है तो इसका OH का अटैक ना 2 तरीके से हो सकता है, ऊपर से जो ऑक्सीजन है इसका लॉन पेयर का, या तो ऑक्सीजन फ्रंट से अटैक करे या फिर आपका बैक से अटैक करे, तो 2 अटैक यहाँ से पॉसिबल हो जाएंगे, बिकॉज दिस sp2 कार्बन इज ए प्लेनर। अगर ये प्लेनर है तो मतलब आप ध्यान दो ना, यहाँ पे आपका OH था, जरा याद करो, लॉन पेयर ने अटैक किया था, यहाँ से H प्लस साइन बाहर गया, वो जाके यहाँ पे अटैक कर दिया था, है ना। ये और एक्चुअली में आपका डबल बॉन्ड होता, तो जो लॉन पेयर से एक बार तो यहाँ से अटैक कर सकता है, एक बार यहाँ से अटैक कर सकता है, 2 तरीके से मैं वो समझा रहा हूँ आपको, बिकॉज ये कार्बन क्या है, कार्बन वाला वो आपका प्लेनर है, तो 2 अगर तरफ से अटैक करेगा तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपका जनरेट होंगे, 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? अब वो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होंगे जरा उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, एक ये कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पे, देन आपका ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन आपका ये हाइड्रोक्सी। तो देखो हुआ क्या, अगर इसने बैक अटैक किया होगा तो लाइक ऐसे बन सकता है स्ट्रक्चर, आप समझो ध्यान से। तो फर्स्ट कंफ्यूजन ये हो गया। सेकंड क्या बन सकता है कि भाई इस कार्बन ऑक्सीजन, बाकी सेक्शन को आप यूं बना लो, यहाँ पे कार्बन इससे अटैच हो जाएगा और इसका एक OH ऊपर और H नीचे। तो देखो ये जो आपको मिल रहा है ये बैक अटैक से मिल रहा है ना, जब लॉन पेयर ने ऑक्सीजन के लॉन पेयर ने इधर से अटैक किया होगा, ठीक है। अभी ये कहां से मिला, फ्रंट अटैक से मिल रहा है। तो देखो एक बार OH नीचे आया, एक बार OH ऊपर आया, तो फ्रंट और बैक अटैक करने से जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, जो प्लेनर था, तो लॉन पेयर 2 तरीके से अटैक कर सकता है, बिल्कुल OH वाला।
तो इसलिए आपको यहाँ पे टू डिफरेंट कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे। पूरी बात समझ में आ रही है? यस, इन दोनों बातों को ध्यान रखना, दोनों ही करेक्ट है। ये तो आपका हॉवर्थ प्रोजेक्शन क्लियर। अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कुछ और नहीं है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन इधर हाइड्रोक्सी लगा लेते हैं अपन, कार्बन, आप H को लगा लो, है ना, वो तो मैं पोजीशन छोड़ रहा हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड आपका OH। ध्यान से समझना है ना, समझ में आ जाएगा एक बार में ही। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये पाई ऊपर जाएगा, डिफरेंस नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो देखो ये जो लोन पेयर है, लास्ट वाला जो आपको सीन दिख रहा है ना, वहां से 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका ना, ये अटैक करेगा इस कार्बन के साथ। जब ये अटैक करेगा तो मैं फिशर प्रोजेक्शन को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो कैसे बनेगा। कार्बन एंड कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आप यहां से ऑक्सीजन ये आ जाएगा और इसको लेके आ जाओ इसके साथ। हुआ क्या है इसमें, ये भी समझो। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये कॉमन हो गया है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ये ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ऊपर की तरफ। हालांकि वो था तो नीचे वाले का, मैंने इसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। बाकी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऊपर दिख ही रहा था, और वो ऑक्सीजन पे माइनस नीचे से निकलेगा, ये वाला H+ आयन वहां अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से OH। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? बाकी OH आपका ये, और जो बचे OH है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। बिल्कुल बात क्लियर हो रही है? 1 2 3 एंड 4। तो ये जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोजेक्शन आपका फिशर प्रोजेक्शन। मैंने कैसे बनाया, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग एसिटल्स की। हेमी एसिटल समझ में आ गया, अब बात करते हैं एसिटल। तो साहिल के स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में एसिटल, ठीक है। एसिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो बिल्कुल आसान है। आपका हेमी एसिटल बन गया, वो तो समझ में आ गया होगा आपसे कि हेमी एसिटल में से आप क्या करो, एक यहाँ पे आपको अटैक कराना है। ये हेमी एसिटल हो गया सामने, ठीक है, दिस इज हेमी एसिटल। अब इस हेमी एसिटल में ये सेक्शन है, दिस सेक्शन इज हेमी एसिटल। इसके साथ मैंने क्या कराना बेटा, एल्कोहल लेके आना है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ से क्या होगा, देखो OH यहाँ से निकाल दो और H यहाँ से निकाल दो, OH यहाँ से निकालो और H वाला सेक्शन, आप, मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, H यहाँ से निकालो तो OH और H से निकल जाएगा पहले तो वाटर मॉलिक्यूल। R जाके ना, R वाला जो ग्रुप है एल्काइल पार्ट है, वो जाके यहाँ से कार्बन पे अटैक कर देगा सीधा। तो ये आपको बन जाएगा, यहाँ से ध्यान देना, कार्बन कार्बन कार्बन, देन आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन आएगा, इधर बन जाएगा OR सेक्शन, एल्कोक्सी सेक्शन है ना, OR सेक्शन यहाँ पे अटैक कर देगा, नीचे रहेगा आपका हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, ये जो सेक्शन आपको देख रहा है, मतलब यहाँ से ये सेक्शन, दिस कंप्लीट सेक्शन इज कॉल्ड एसिटल। तो हम हेमी एसिटल से एसिटल कैसे बनाते हैं, एल्कोहल के साथ H+ आयन का अटैक करेंगे, जहां से एल्कोहल से H यहाँ से बाहर रिमूव होगा, यहाँ से आपका OH सेक्शन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, OR एल्कोक्सी सेक्शन जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो बचेगा बनेगा पार्ट वो आपका एसिटल होगा एज ए प्रोडक्ट। बिल्कुल बात समझ में आ गई। इसको मैं और सिंप्लीफाई तरीके से अगर समझाऊं, तो कार्बन पे अगर एक OH है, एक OR सेक्शन है, एक आपका R-, बाकी आपका कुछ भी ग्रुप लगाओ, तो ये तो आपका सेक्शन होता है हेमी एसिटल। पहचानने का तरीका से करूं, अगर ये ग्रुप लगा है तो ये हेमी एसिटल। और इसके साथ अगर हम एसिटल की बात करेंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक एल्कोहल का यूज करा सकते हो, आपके H+ आयन, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिलीज हो जाएगा। और रिलीज कहाँ से होगा बेटा, ये एल्कोहल वाले सेक्शन से, ये जो मैं बता रहा हूँ, OH यहाँ से और H यहाँ से, ये दोनों मिला के वाटर रिलीज कर देंगे, OR जाके यहाँ अटैक कर देगा इस पॉइंट पे। तो कार्बन के साथ आपका ये R-, यहाँ से आपका OR, यहाँ से एल्कोक्सी, बाकी ये सेक्शन। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं एसिटल। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो किस तरीके से हम हेमी एसिटल से एसिटल को जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई डी ग्लूकोज, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है। यस, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज की हेमी एसिटल जो फॉर्म है, उसको हम लोग यहाँ से करेंगे ऑब्जर्व। ध्यान देते हैं, तो पहले तो आप बिल्कुल समझो, ऑब्जर्व करो अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई बेसिक हमारा स्ट्रक्चर क्या है, CHO, यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से,
ये OH, यहाँ से H, H OH, OHH, है ना, ये आपका लास्ट में CH2 है। दिस इज अ डी ग्लूकोज, ये OH दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज डी ग्लूकोज। मैंने बताया था ना आपका, देखो पहले राइट में आएगा, फिर लेफ्ट में OH आएगा, फिर राइट में, फिर राइट में। आसान तरीका था ना याद करने का। अब CH2OH के रिस्ट्रक्ट में आप समझ लो सीधा, CH2OH के रिस्ट्रक्ट में ये OH कहाँ पे दिख रहा है, राइट हैंड साइड में, तो आपका ये बिल्कुल डी ग्लूकोज आपका हो गया। अब इस डी ग्लूकोज को मुझे बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, होवर्थ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, वो भी हेमिएसिटल के फेज में। तो कैसे किया जाए, आपको ये जो पूरी फेज दिख रही है, इस फेज में क्या करो आप, मैं आपको एक ना एक इजी इजी ट्रिक बताता हूँ, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक इजी मेथड बताता हूँ। ये जो बना है इसको बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, देन H, कार्बन, देन OH, OH, कार्बन, OH, एंड लास्ट में आपका CH2OH, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्या करो, यहाँ से आप नंबरिंग कर दो इसको, पहले तो 1 2 3 4, आपको पता चलेगा कि किसका किसको जोड़ना है। तो हम देखो इसका ना 90 डिग्री में रोटेशन कराते हैं पहले, 90 डिग्री का आप रोटेशन करा दो। तो 90 डिग्री का रोटेशन कराएंगे तो आपको तो क्या सीन मिलेगा, ये एग्जैक्टली आपको किस फेज में आ जाएगा। इसको आप नीचे रख दो सीधा उठा के, तो मतलब इधर कार्बन हो जाएगा टोटल, यहाँ से एक सेकंड, इसको ना मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्लियर स्क्रीन। देखो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो बच्चों, ये आपको डीग्लूकोज दे रखा है, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन जो है, इसको हवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, देखो इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, उसका आपको 90 डिग्री का रोटेशन कराना है एक बार। तो इसको यहाँ से अपन ने उठाया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आप देखो ध्यान से, कहीं कोई चेंज नहीं है, सब कुछ आपको जहाँ पे जैसे जो दिख रहा है उसको वैसे लगा लो आप। ठीक, OH नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे सेकंड पे, तो OH को नीचे लगा लो। तीसरे पे OH ऊपर की तरफ, भाई इसको अपन ऐसे घुमाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता ही है, तो फिर यहाँ से OH ऊपर चला जाएगा। फिर आपको 4 और 5 पे OH नीचे, तो नीचे लगा लो, बाकी OH को इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल सही ढंग से। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, एंटी क्लॉक रोटेशन कराने के बाद अब अब इसकी जो पोजीशंस हैं बाकी ग्रुप्स की, उसको भी अपन स्पेसिफाई कर लेते हैं क्या, कि भाई इसके बाद आपको ये बनाना है स्ट्रक्चर। तो कैसे आपका डेवलप किया जाए, तो देखो नीचे से आप यहाँ देखो CH जो आपको दिख रहा है ना, CHOH एल्डिहाइड वाला सेक्शन दिख रहा है, उसको आप बना लो यहाँ पे 1। 2 पे देखो OH नीचे है, 2 को नीचे बना दो। 3 पे OH ऊपर ऊपर बना दो। 4 पे OH नीचे नीचे, 5 पे OH नीचे नीचे बना लो। बाकी COH यहाँ पे ही दिख जाएगा। इतना पूरा सेक्शन आपको समझ में आ गया यहाँ से पूरा, ये कैसे बनाया मैंने, रिंग आपको कैसे डिजाइन करी है बिल्कुल। अब इस रिंग के साथ क्या करना है कि अब यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ कि आप है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराओ एक बार, ये भी ध्यान रखो। एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन रोटेशन कराएंगे तो ये OH यहाँ पहुंचेगा, COH के COH वाला सेक्शन ऊपर चला जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराने के बाद आपको ना ये बनेगा स्ट्रक्चर, देख लो। फिर वहां पे लोन पेयर, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का OH आ जाएगा तो वो लोन पे अटैक करेगा यहाँ पे, बिकॉज ये पाई इधर जाएगा तो ये डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा, फिर वहां पे अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा, अटैक करने के साथ ही आपको ये स्पीसीज देखने को मिलेगी। जरा ऑब्जर्व करो ध्यान से, बन रहा है पूरा। तो अब इसने क्या किया, मैं वही दो बातें बोलूंगा, फ्रंट अटैक और बैक अटैक। अभी अगर इसने फ्रंट अटैक किया होगा तो देखो ये तो आपका फ्रंट अटैक हो गया, तो ये स्पीसीज आपकी बनेगी स्ट्रेट, आपके OH ऊपर आ गया। अगर ये बैक अटैक करेगा तो फिर आपका देखो ऑक्सीजन वहां पर रहेगा, बट ये OH नीचे आ जाएगा, तो इसमें दो बनेंगे आपके प्रोजेक्शन। तो दोनों ही जो प्रोजेक्शन है आपको, दोनों जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं अपने आप में करेक्ट है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो किस तरीके से हम लोगों ने हवा प्रोजेक्शन को डिजाइन किया है फ्रॉम दी फीचर प्रोजेक्शन, बिल्कुल आसान है। क्लियर, आगे चलते। अब बात करेंगे हम लोग हावत प्रोजेक्शन, ठीक है, इन डी ग्लूकोज, उस पर थोड़ा सा और स्टडी करते हैं क्या है। तो देखो इसमें आपकी दो फॉर्म की बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे अल्फा फॉर्म ऑफ हेमियासिटल, दूसरी करेंगे बीटा फॉर्म ऑफ हेमियासिटल। अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। तो मैं देखो आपको बहुत स्ट्रेट बोलूंगा कि जो दो फॉर्म बनी थी ना अभी, एक ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, जहाँ पे ये देखो OH नीचे है, ये OH ऊपर है। तो आपको देखो मैं आपको बताता हूँ आसान, कि जब OH नीचे हो इस CH2OH के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। और जब CH2OH के रिस्पेक्ट में अगर ये OH ऊपर दिख रहा है, सेम साइड में दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बीटा फॉर्म। बाकी इसका नाम क्या होगा, तो दिस इज डी ग्लूकोपाइरिनोज। पाइरिनोज क्यों, बिकॉज ये देखो ये पाइरेन है, तो पाइरन जैसा मैच करता है। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, देखो इसका पूरे का देखो, उठा के देखो, इससे मैच कराओ,
बिल्कुल पायरनोज जैसा मैच करता है। आप OH और H निकालोगे यहाँ से, इन कार्बन से OH और H निकालोगे तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा। तो ये पायरेन से मैच करता है, जिसको हम पायरनोज बोलते हैं, ठीक है। बाकी शुगर है तो लास्ट में OH ही आएगा। तो ये आपका बन जाता है अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज, और ये होगा बीटा डी ग्लूकोज पायरनोज। तो अल्फा बीटा समझ में आ रहा है। तो OH CH2 OH के रिस्पेक्ट में OH को चेक करना है। पूरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं? बिल्कुल। तो अल्फा और बीटा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज स्ट्रेट चेन फॉर्म होती है। ग्लाइकोपायरनोज क्या होता है, साइक्लिक आपका हेमिसिटल फॉर्म होता है। और ग्लूकोज प्लस पायरन को मिलाते हैं तो बनता है आपका ग्लूकोपायरनोज। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज है प्लस आपका पायरन स्ट्रक्चर दोनों मैच कर रहा है, तो जिसको बोलते हैं ग्लूकोपायरनोज। तो ग्लूकोज हमेशा स्ट्रेट चेन रहती है, लेकिन ग्लूकोपायरनोज आपका साइक्लिक, भाई वो भी आपका ग्लूकोज का ही फॉर्म है, बट यहाँ पे आपको साइक्लिक हेमिसिटल फॉर्म में दिखाई दे। ये अल्फा बीटा समझ में आ गया। पायरन का क्यों यूज किया गया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यस, अब बात करते हैं अवध प्रोजेक्शन इन डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो डी फ्रक्टोज के साथ आपका किस तरीके से हवत प्रोजेक्शन डिफाइन होगा, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस तरीके से एक डी फ्रक्टोज का बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है। डी क्यों, क्योंकि CH2OH के रिस्पेक्ट में ये OH आपका राइट हैंड साइड में है, ये फ्रक्टोज आपका दिख रहा है, बराबर समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या करना है, तो पता है कि ये लोन पेयर यहाँ से निकलेगा, ये पाई ऊपर जाएगा, ये डेल माइनस ये डेल पॉजिटिव, ये जाके वहां अटैक कर देगा। तो जैसे अटैक किया बेटा ये ऑप्शन आपका कॉमन हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पूरा सेक्शन यहाँ से जो ऑप्शन दिख रहा था वो OH बन जाएगा, बिकॉज ये H+ साइन यहाँ से रिलीज होगा और ये जाके अटैक कर देगा इस ऑप्शन के साथ जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसको कुछ नहीं, आपको इसको रोटेट करा देना है स्ट्रेट। इसको पकड़ के आप रोटेट, या फिर आप ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्म को उठा के आप यहाँ पे रोटेशन करा दो इसको, और आप इसको हॉरिजेंटली रख दो, वर्टिकली था ना हॉरिजेंटली रख दो, तो ऊपर नीचे लगा दो आप। ये CH के साथ यहाँ पे CH2OH लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको वैसे लगा दो। ये तीसरी कार्बन पे OH आपको देखो ऊपर दिख जाएगा, 4 5 पे नीचे, बाकी 6 का आपका पैरेलल। तो लास्ट में जो पैरेलल दिखा दो आप, बाकी आपको जो दिख रहे हैं ऊपर नीचे आप वैसे दिखा दो। अब कुछ नहीं करना है, इसको बनाना स्ट्रेट, रिंग की फॉर्म में लेके आना हल्का सा। तो रिंग की फॉर्म में मैंने चेंज किया है इसका। तो नंबरिंग कर लो वही 1 2 3 4 5 6, जो ऊपर जो नीचे दिख रहा है उसको वैसे, बाकी टर्मिनल वालों को बना दो स्ट्रेट, रिंग बन गया। अब क्या है, अब इसका नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। उस फॉर्म में कुछ नहीं, आपका जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर था उसको अटैक कराना है इस पाई के साथ, ये डेल माइनस ये डेल पॉजिटिव। पूरी बात समझ में आ रही है। ये लॉन पेयर जाके ना यहाँ पे अटैक कर देगा, जैसे अटैक करेगा तो ये आपका यहाँ से अटैचमेंट। अब ये बात समझना कि एक बार OH नीचे आएगा, एक बार OH ऊपर आएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। देखो एक बार OH यहाँ पे आया, एक बार ये OH नीचे गया, तो 2 डिफरेंट फॉर्म आपकी जनरेट हो रही है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, स्ट्रेट फॉर्म दे रखी है चेन, उसको उठा के आप पहले हॉरिजॉन्टली फ्लेट कर दो वर्टिकली से, फिर आप वहाँ पे आप रिंग की फॉर्म ले लो, वहाँ पे तो जिस पोजीशन पे OH उसको वही पोजीशन हाइड्रोक्सी लगा दो। बाकी आप ऑक्सीजन का अटैक 2 तरीके से करा दो, तो 2 फॉर्म आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर। यस, अब देखेंगे, देखो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं म्यूटर रोटेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो फ्यूरान का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं रहता है ना। ये 5 आपकी एटम्स रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, और बाकी आपका एक ऑक्सीजन होता है जहाँ पे एरोमेटिसिटी आपको दिखाई देती है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स होते हैं। ये आपकी हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ से, ध्यान दो, जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि भाई टोटल कार्बन कितने हैं, तो वो तो आपके 6 हैं। तो यहाँ से फ्यूरनोज कैसे बनते हैं, तो फ्यूरनेंस बनने के लिए आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर है ना वो इसकी तरह मैच करना चाहिए। अब इसकी तरह मैच करेगा तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम का रिंग होना चाहिए और प्लस उस पर एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो मतलब टोटल 5, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन। तो वही 6 को ऐसे अरेंज करेंगे कि उसमें 4 कार्बन एटम रिंग में आ जाए, 2 बाहर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी एक ऑक्सीजन रिंग से कनेक्ट हो जाए। तो देखो यही मैंने बना दिया, कुछ नहीं किया है। जो 6 फॉर्म है ना उसको अपन उसी तरीके से कर दो रिप्रेजेंट जो आपको जैसे दिख रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया, बाकी ये 4 कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन ऊपर चले गए। तो ये आपका भाई जो आपका फ्रक्टोज वाला फॉर्म था उसी को बस आपको इस तरीके से अरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 2 फॉर्म यहाँ से मिलेंगे, एक बार OH नीचे होगा, एक बार OH आपका ऊपर होगा। आप समझ लो COH के रिस्पेक्ट में अगर ये OH नीचे आता है तो बोलते हैं इसको अल्फा फॉर्म, इसके रिस्पेक्ट में। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये आपका OH ऊपर चला जाता है दोनों सेम साइड में, तो उसको बोलते हैं बीटा। तो ये आपका अल्फा बीटा जो फॉर्म दिख रहा है, जो बैक अटैक फ्रंट अटैक है, इसी को अपन म्यूटर रोटेशन में भी काउंट करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग एंड
नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, ठीक है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देखने वाले हैं कि भाई सामने जो गिवन स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपकी शुगर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब उसके सामने हम कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट लेके आएंगे, कुछ हम टेस्ट कराने वाले हैं। अब टॉलरेंस रिएजेंट की बात करें तो टॉलरेंस रिएजेंट बेटा कैसे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। जो क्या करेगा, ये जो एल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर है इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करा लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो यहाँ से जो सिल्वर आपकी +1 की शीट को अगर डिफाइन कर भी रहा था, तो यहाँ से वो 0 की शीट में चला गया, तो उसका तो रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन वो एजी प्लस आपके नीचे शिफ्ट होगा। अगर एजी आपके नीचे सेटल डाउन होगा, 0 की स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सिल्वर मिरर यहाँ पे जनरेट करेगा। तो बिल्कुल आप यहाँ से समझ लो कि भाई अगर ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे शुगर जिनके पास एल्डिहाइड वाला सेक्शन प्रेजेंट है, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट वो आपके एल्डिहाइड बेटा कन्वर्ट एसिड में हो जाएगा। बाकी आपको जो एजी प्लस है वो आपको एजी में चला जाएगा 0 के स्टेट में। तो ये आपका जो ओपन चेन फॉर्म है, ये ओपन चेन फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेट चेन शुगर आपको दे रखी है, तो अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो बिल्कुल यहाँ पे आपके टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को शो करेगी। तो इसको अपन बोलते हैं, देखो तो हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल बात रिड्यूसिंग शुगर में आप ही काउंट हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं, ध्यान दो। यस, तो ये इसने पॉजिटिव चार्ज डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड हम लोग बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जहाँ पे हम कॉपर +2 का जनरली यूज करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में कॉपर +2 कन्वर्ट होता है Cu2O के अंदर, लेकिन ध्यान दो अगर वहां पे एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये आपका परफेक्ट जो Cu+2 की फेज में दिख रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिफिलिंग सॉल्यूशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होगा, बट Cu+2 चला जाएगा आपका एक ऑप्शन को लेके, वो Cu2O की फॉर्म में। तो फेलिंग सॉल्यूशन भी आपका क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब जिस शुगर के पास अगर एल्डिहाइड सेक्शन है, तो वो अपने यहाँ पे जो रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वो आपका पॉजिटिव टेस्ट शो करेगी, ठीक है। चाहे आपका टॉलरेंस टेस्ट हो, चाहे आपका यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो। दोनों बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। देखो, तो हम बात करेंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर के बारे में एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। रिड्यूसिंग शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं ना, व्हिच कैन गिव टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट, मतलब जिनके पास आपका बेसिक पार्ट है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। तो उनको रिड्यूसिंग शुगर में हम काउंट करेंगे, बिकॉज दोनों टेस्ट वो देने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, ऑल नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर हैविंग ओपन चेन फॉर्म विद एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप और हेमी एसिटल फॉर्म। जैसे एग्जांपल बात करें, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और सारे के सारे मोनोसैक्राइड्स हैं। सारे के सारे मोनोसैक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो ओपन चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो आपके एल्डोज फॉर्म में है, आपके कीटोज फॉर्म में है, आपके हेमिसिटल फेज में है, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो ओपन चेन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी नेचुरल होंगे, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल शो करेंगे यहाँ पे टेस्ट पूरी तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो देखो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट वो नहीं देंगे, ठीक है, फेलिंग और टॉलरेंस टेस्ट। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट गिव टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट, ठीक है। तो जितने भी ऑल नेचुरल पॉलीसैक्राइड्स, हमने पॉलीसैक्राइड्स पढ़े हैं, मोनोसैक्राइड्स पढ़े हैं, ओलिगोसैक्राइड्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। तो मोनोसैक्राइड्स को छोड़ देना, वो तो आपकी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, वो तो टेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जितने भी आपके पॉलीसैक्राइड्स वाली कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके आते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल वो टेस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर। इस पे क्वेश्चन आता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड हम बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कीटोन्स के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, आपको जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है कीटोज। अब इस कीटोज के अंदर ऊपर भी CH2 है, नीचे भी CH2 है, यहाँ पे आपको कीटोन बीच में मिले। तो कीटोन के साथ अगर मैं बेसिक मीडियम फॉलो करता हूँ, ठीक है, जैसे टार्टरिक एसिड वगैरह के हम फॉलो करते हैं, या फिर हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी यूज करते हैं, तो वो आपके जो बेसिक मीडियम के जो भी कंपाउंड्स हैं, वो क्या होते हैं, ये जो कीटोन वाला सेक्शन है ये T2 में अर्जम करता है। पहले पाई इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा, देन उसके बाद हाँ, यहाँ से आपको मैं ट्यूटोमेरिक सेक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम के अंदर मैं अगर बात करूं, भाई OH माइनस आया, तो OH माइनस क्या करेगा, पहले इस H+ आयन को लेके बाहर चला जाएगा, जब बाहर लेके जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल बात, वो नेगेटिव आएगा। अब वो आपको नेगेटिव चार्ज करना है, यहाँ पे आपको कंजुगेशन देखने को मिलेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको समझ में आएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो बेसिक मीडियम में जो कीटोन वाला सेक्शन है, वो आपके क्या कन्वर्ट होगा, एल्कोहल के अंदर,
बाकी जो एल्कोहल वाला ऊपर सेक्शन है वो आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो फिर उस केस में आपका जो टॉलिन टेस्ट है और जो फेलिंग टेस्ट है वो दोनों ही आपके शो किए जाएंगे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो कीटोज फॉर्म है वो बेसिक मीडियम के अंदर एल्डोज में कन्वर्ट होता है, और जो एल्डोज फॉर्म है वो कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो जो सी डबल बॉन्ड कीटोनिक सेक्शन है उसको आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, जो आपका एल्कोहल वाला सेक्शन उसको आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, फिर एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो फिर आपका टॉलिन्स और फेलिंग टेस्ट आपको मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि जो कीटोज होते हैं उनके पास एल्डिहाइड नहीं है लेकिन फिर भी टॉलिन्स और आपका जो फेलिंग टेस्ट क्यों देते हैं, बिकॉज वहां पे जो कीटोनिक वाला सेक्शन है वो तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो एल्कोहल वाला सेक्शन है कीटोज में वो आपके एल्डोज के अंदर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ रही है, बट प्लीज ध्यान दो ये बेसिक मीडियम के साथ ही पूरी की पूरी कहानी आपकी चलेगी। तो दोनों आपके पॉजिटिव टेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखेंगे इसका थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म। देखो, तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये रीअरेंजमेंट हम लोग देख लेते हैं ना ट्यूटोमेर्स का। ये देखो कीटो फॉर्म दे रखा है, सामने से OH माइनस आएगा, H प्लस आयन को लेके ये बाहर चला गया, अटैक कर वो बाहर लेके चला गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस देखो, नेगेटिव सिंगल एंड डबल, ये नेगेटिव चार्ज है, देन ये सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इनॉल फॉर्म जनरेट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये इनॉल फॉर्म आपका जनरेट हो गया। अब ये इनॉल फॉर्म आपको जो मिल गया यहाँ से, इनॉल फॉर्म ये है भाई, जहाँ पे OH इस कारण में उसी पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए इनॉल बोलते हैं इसको। इनॉल में क्या है, ENE प्लस OL, जहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो एल्कोहल भी दिखाई दे उसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस इनॉल फॉर्म के साथ आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये फॉर्म आपकी यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल होगी भाई, H प्लस एन जाके यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से एक तो आपको हाइड्रोजन मिल ही रहा था, देखो यहाँ से आपको ये फिर एल्डिहाइड फॉर्म जनरेट होगा और आपको इधर मिलेगा OH ग्रुप। तो बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ये आपके टॉलरेंस टेस्ट को भी पॉजिटिव शो करेगा, एज वेल एज आपका जो फेलिंग टेस्ट है उसको भी आपका ये पॉजिटिव शो करेगा। तो इस तरीके से जो कीटोज होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। यस, तो इसकी लास्ट समरी हम लोग देखते हैं। तो बेस कैटालाइज जो आपकी कीटोन्स की बारे में बात कर रहे हैं, उसमें मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, तो एल्डोज है, कीटोज है, हेमिएसिटल्स हैं। डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, नेचुरल्स जो भी आपके आपके सैकेराइड्स हैं, जो भी नेचुरल कंपाउंड्स हैं वो आपके टॉलिन्स एंड फिलिंग टेस्ट को देंगे, लेकिन किसको छोड़ के, सुक्रोज, सुक्रोज आपका नहीं देगा। बिल्कुल ध्यान रखो, सुक्रोज नहीं देता है। ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हैं आपके वो तो देंगे, बट पॉलीसैकेराइड्स आर ऑल आर क्लोज चेन कंपाउंड्स विदाउट हेमिएसिटल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देंगे, बट नेचुरल जो होगा डाई और ओलिगो के अंदर वो देंगे, बट मोनोसैकेराइड्स में मैक्सिमम सारे के सारे ही देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट यहाँ पे एक चीज आपकी ये आएगी कि सुक्रोज में भी क्वेश्चन आया है, सुक्रोज नहीं देता है, ठीक है। अब इसमें हेमिएसिटल की बात करें तो ये अनस्टेबल होता है इन बेसिक मीडियम एंड ओपन अप टू गिव ओपन चेन कंपाउंड। तो हेमिएसिटल जब भी मिलेगा ना तो वो ओपन अप हो जाएगा, ठीक है, बेसिक मीडियम में, और शीट चेन को आपका रिप्रेजेंट कर लेता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके डिफरेंट जो आपके यहाँ पे सैकेराइड्स हैं वो टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस, जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं ओपनिंग चेन की बात कर रहा था, आपको यहाँ पे बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो, जैसे आपको यहाँ पे ये दे रखा है, दिस इज हेमिएसिटल। अब हेमिएसिटल में जैसे मैंने बेल्काइन मीडियम डाला तो यहाँ से आपको एल्डोज और कीटोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज रिंग विल ब्रेक, ठीक है ना। यहाँ पे रिंग ब्रेक नहीं करेगी, ये क्या आपका, ये आपका कंप्लीट आपका एसिटल फेज है। अगर यहाँ पे अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे जो नो ओपनिंग, ओपनिंग यहाँ पे रिंग ब्रेक नहीं होगी, रिंग ओपन नहीं होगी, रिंग ओपन नहीं होगी तो फिर एल्डो ट्रायोज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ऑलरेडी जो कीटोज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर आगे आपकी टेस्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बात समझ समझ में? तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स which do not have all ketones and hemiacetal form, ठीक है, उनके साथ बात करें, अगर सिस्टमैटिक सॉल्यूशन अगर आप यूज कर देते हो तो उस केस में आपको पता है कि यहाँ से आपका सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स जो हैं उसमें अगर हेमिएसिटल वाला सेक्शन आएगा तो वो तो ब्रेक होकर आपका रिएक्शन कर लेगा, लेकिन एसिटल वाले सेक्शन में क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपका डिसोसिएट नहीं होता एल्काइल मीडियम के साथ। क्लियर, क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो ये सेक्शन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर में हम, अब इसके आपके टोटल 2 लेक्चर खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपको मिलेंगे इसके तो उसमें हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में एंड अमीनो एसिड्स के बारे में, DNA RNA, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।